नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स रिवीजन के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन सजग। किसकी बात हो रही है? ऑपरेशन सजग की बात हो रही है। ऑपरेशन सजग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सजग जो है वो किससे संदर्भित है। तो सबसे पहले बात जानिएगा कि ऑपरेशन सजग जो चलाया गया था ये पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया था। ये है क्या? प्रमुख रूप से यदि हम बात करें इसकी, तो यह एक प्रकार का तटीय सुरक्षा अभ्यास है। क्या है? तटीय सुरक्षा अभ्यास। ऑपरेशन सजग एक प्रकार का तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय तट रक्षक बलों के द्वारा चलाया गया। याद रखिएगा, भारतीय तट रक्षक बलों के द्वारा चलाया गया। और यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता का प्रसार करता है। तो ऑपरेशन सजग याद रखना है, पश्चिमी समुद्र तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा इसको चलाया गया, भारतीय तटरक्षक बलों से ये संदर्भित है। अब इसके बाद बात आती है दूसरे फैक्ट की। दूसरा फैक्ट जो संदर्भित है, दूसरा जो एक तो ये हो गया घटनाक्रम। आज आपको सिंगल सिंगल घटनाक्रम में बता रहा हूँ क्योंकि लिंक करने का आज टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारा वर्क किया मैंने करंट अफेयर्स पे, तो लिंक नहीं कर पाया हूँ। तो अलग अलग करके घटनाक्रम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है एयरबस, विमान निर्माता कंपनी है। आप सब जानते हैं एयरबस एक विमान निर्माता कंपनी है और इन्होंने अपना पहला C295MW, इनका पहला है जिसका नाम है C295MW। ये विमान का एक प्रकार है, ये एक परिवहन विमान है। ठीक है, परिवहन विमान है जैसा कि बोइंग बनाती है। तो एयरबस कंपनी जो है इन्होंने अपना पहला C295MW जो परिवहन विमान है उसको किसको सौंपा है हाल ही में? तो याद रखना है, इन्होंने भारतीय वायुसेना को सौंपा है। ठीक है, भारतीय वायुसेना को सौंपा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय वायुसेना ने C295MW परिवहन विमानों को लेकर के एयरबस के साथ एक डील की थी और ये पहला विमान जो है ये भारतीय वायुसेना को मिल गया है। भारतीय वायुसेना एयरबस से 56 इस प्रकार के जो विमान हैं उनकी खरीद के लिए अनुबंध किया है। दूसरा जो विमान है वो हमें जो है जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात हुई है कि अगस्त 2025 तक हमें इनमें से 16 विमान मिल जाने हैं। शेष जो 40 विमान होंगे, इन 40 विमानों का जो निर्माण होगा ये बड़ोदरा में, याद रखिएगा, बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में किया जाएगा। तो बड़ोदरा में बाकी जो विमान होंगे वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में, उनके निर्माण बड़ोदरा में किए जाएंगे। मतलब मेक इन इंडिया, याद रखना है इसको। ठीक है, इस मुहिम के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। तो 16 हम खरीद ले रहे हैं, लेकिन 40 के लिए एयरबस जो कंपनी है वो टाटा से समझौता की है और टाटा के साथ मिल करके वो इन विमानों को बड़ोदरा में बनाएंगे। अब बात एक और आती है कि ये जो एयरबस नामक कंपनी है ये किस देश की कंपनी है। जैसे बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी है तो हम जानते हैं कि बोइंग जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि ये जो कंपनी है ये किस देश की कंपनी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कंपनी है स्पेन देश की। किस देश की कंपनी है? स्पेन देश की एक कंपनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि ये जो कंपनी है एयरबस जो कंपनी है ये स्पेन देश की एक कंपनी है। और स्पेन की जब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन पे एरर है, सही हो जाएगा अभी। स्पेन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको एक चीज़ और पता होगा, स्पेन के संदर्भ में एक चीज़ और पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको पता करना है इसके बारे में। क्या नहीं पता है और पता करना है
कि स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली एक जल संधि है। आपने मैप देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली एक जल संधि है और इसका नाम है जिब्राल्टर। यदि आपको याद है तो आपको पता होगा इस संधि का क्या नाम है, इस संधि का नाम है जिब्राल्टर। तो ये भी याद रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि जो है ये स्पेन को किससे अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जिब्राल्टर। ठीक है, इसको भी याद रखना है, आज जाके एक बार मार्क कर लेना है जिब्राल्टर जल संधि को। और जब जिब्राल्टर मार्क करने जाओगे तो वहीं पे बाब अल मंडेव भी देख लेना, बाब अल मंडेव जल संधि भी देख लेना कि बाब अल मंडेव जो जल संधि है ये किन दो स्थल खंडों को अलग करती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट जो हम देखने वाले हैं विशेष रूप से एक समुद्री शैवाल पार्क की बात हो रही है जिसका नाम है बहुउद्देशीय, याद रखिएगा, बहुउद्देशीय शैवाल पार्क, बहुउद्देशीय शैवाल पार्क, बहुउद्देशीय शैवाल पार्क की बात हो रही है। बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क ये जो बनाया गया है इसकी आधारशिला केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा की गई है। 2 सितंबर वर्ष 2023 को सागर परिक्रमा एक मुहिम चल रही है, आप सब जानते होंगे। सागर परिक्रमा का जब 8वां चरण प्रारंभ हुआ था तो 8वें चरण के दौरान इसकी आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई थी। तो कहाँ पे रखी गई है, तमिलनाडु में रखी गई है। और यह पार्क तमिलनाडु में रामनाथपुरम में स्थापित किया जाएगा। तो बहुउद्देशीय शैवाल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, इसके बाद एक मिशन आता है जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है, आदित्य L1, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है, आदित्य L1 मिशन की बात करें तो इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो याद रखना है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड है क्या नाम है, उसको बोलते हैं SDSC या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1, तो आपको पता है भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किस वाहन का प्रयोग किया गया, प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे PSLV C57 का प्रयोग करके इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और यह क्यों भेजा गया है, तो याद रखिएगा यह सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया है और सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा गया यह पहला मिशन है, यह आपको याद रखना है। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर स्थित जो लैग्रेंज पॉइंट होता है L1 वहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा। अब बात आती है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है जहाँ पे यह स्थापित किया जा रहा है। तो लैग्रेंज पॉइंट का मतलब है कि यह अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो शून्य हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसको स्थापित किया जाएगा। और लैग्रेंज पॉइंट वह होता है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाता है। ऐसे कितने पॉइंट हैं, तो आपको बता दें ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। ऐसे 5 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। इसका नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक युद्धपोत की, और इस युद्धपोत का नाम है महेंद्रगिरी। युद्धपोत महेंद्रगिरी, युद्धपोत महेंद्रगिरी। युद्धपोत महेंद्रगिरी की बात करें, यदि हम इस युद्धपोत की बात करें तो 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और किसने इसको बनाया है, तो याद रखिएगा इसको बनाया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मझगांव
डॉकयार्ड लिमिटेड, और ये है कहाँ पे, ये है मुंबई में। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में इसको बनाया गया है। युद्धपोत महेंद्रगिरी के बारे में आपको याद रखना है कि एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला ये 7वां फ्रिगेट जहाज़ है, और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड या MDL इसको बोलते हैं, इन्होंने बनाया है। इसका नाम उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो महेंद्रगिरी कहाँ पे है, पूर्वी घाट में एक पर्वत श्रृंखला है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक जो है वो है विभव के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, विभव के बारे में। विभव क्या है, विभव एक एंटी टैंक माइंस है। क्या है ये, विभव एक एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, विभव एक एंटी टैंक माइंस है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बता दें कि 600 सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक माइंस, जिसे विभव नाम दिया गया था, इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया था। कहाँ पे शामिल किया गया था, भारतीय सेना में शामिल किया गया था। शत्रु के जो बख्तर बंद वाहन होते हैं उनके खिलाफ मोबिलिटी किल या वाहनों को क्षति पहुंचाकर चलने अयोग्य कर देने में ये सक्षम है, और इसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अब बात आती है विभव जो एंटी टैंक माइन है, इसका निर्माण किसने किया है। तो याद रखिएगा, इसका डिजाइन और निर्माण दोनों DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम, ये इनका आदर्श वाक्य है, ये आपको याद रखना है। पूर्णतः ये स्वदेशी है, ये आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि ये भारत में ही निर्मित हुई है और भारत में ही विकसित हुई है। तो याद रखना है विभव क्या है। यदि आपसे पूछ लिया गया परीक्षा में कि भैया विभव क्या है, तो आप बताओगे कि विभव एक एंटी टैंक माइंस है जिसे DRDO ने डेवलप किया है और इसको भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है माया की। एक शब्द प्रयोग किया गया है माया। माया है क्या, आपसे पूछा जाएगा माया क्या है। तो माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माया नामक इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है, रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, स्वदेशी रूप से इसको तैयार किया है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों तैयार किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो साइबर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस साइबर हमले से बचाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ जो बचाव करेगा वो माया नामक का ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसको वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया जा चुका है, और देश में जो लगातार साइबर सुरक्षा को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसी दिशा में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसको डेवलप किसने किया है, रक्षा मंत्रालय ने किया है। माया क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है अस्त्र नामक मिसाइल की। ठीक है, किस मिसाइल की बात आती है, अस्त्र मिसाइल की बात आती है। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो याद रखना है इसका सफल परीक्षण 23 अगस्त वर्ष 2023 को किया गया था, गोवा तट पर। कहाँ पे किया गया था, तो याद रखना है गोवा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। और जो हमारे हल्के लड़ाकू विमान हैं LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, जिनमें तेजस आता है, इससे इसका परीक्षण ऊंचाई पर किया गया था। अस्त्र के बारे में याद रखना है, सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। विशेष रूप से इसको रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा और अनुसंधान केंद्र इमारत जिसको बोलते हैं RCI, इन दोनों प्रयोगशालाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो निर्माण किसने किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिशा में भी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है प्रबल के बारे में। आज कुछ ऐसे नाम बता रहा हूँ रक्षा से संबंधित जो आपको ध्यान में रखें। प्रबल, प्रबल क्या है? प्रबल के बारे में आपको बता दें कि भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली ये रिवाल्वर है, ठीक है, रिवाल्वर है, ये सबसे ज़्यादा रेंज है भारत में। सबसे ज़्यादा रेंज यदि किसी रिवाल्वर की है तो वह है प्रबल। अब प्रबल को बनाया किसने है? तो प्रबल को बनाया है AWEIL। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। कहाँ पर है ये कानपुर में है। तो इसके कानपुर द्वारा तैयार किया गया है। क्षमता कितनी है? 50 मीटर इसकी क्षमता है। वजन कितना है? 700 ग्राम इसका वजन है। बैरल की लंबाई कितनी है? 76 मिलीमीटर बैरल की लंबाई है। और आपको बता दें इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 177.6 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवाल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। याद रखिएगा, भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवाल्वर है जिसमें साइड स्विंग सिस्टम है, सिलेंडर है, ये भी याद रखना है। और ये रिवाल्वर आसानी से जो महिलाएं हैं वो भी अपने बैग में ले जा सकती हैं। अब बात करें कि ये जो कंपनी है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये है कहाँ पे? तो याद रखना है ये कानपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक सैन्य अभ्यास की। सैन्य अभ्यास का नाम है जायद तलवार। क्या नाम है? जायद तलवार। जायद तलवार सैन्य अभ्यास की बात हो रही तो सबसे पहले भारत और यूएई के बीच ये प्रमुख सैन्य अभ्यास है, याद रखना है आपको, ठीक है। और 8 से 11 अगस्त 2023 के मध्य इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दुबई में ये आयोजित किया गया था। और इसमें जो भाग लेने के लिए भारतीय सेना के जो जहाज़ गए थे, इसमें INS विशाखापत्तनम, ठीक है, और दूसरा जो जहाज़ गया था उसका नाम था INS त्रिकंद। तो INS त्रिकंद और विशाखापत्तनम नामक 2 जहाज़ इसमें अभ्यास लेने के लिए गए हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगला बात आता है एक क्रूज सेवा की, और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ है। इसका नाम है MV इम्प्रेस। MV इम्प्रेस जो है ये भारत का पहला जहाज़ है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज स्तर का है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहला क्रूज है जो भारत के बाहर गया है। ऐसे क्रूज सेवा तो भारत में बहुत दिनों से चल रही है। जैसे पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे बहुत दिनों से मुंबई से गोवा, मुंबई से अहमदाबाद, बहुत दिनों से क्रूज सेवा चल रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रूज सेवा भारत में नहीं थी जो अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक आपको लेकर जाए। तो भारत की पहली जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा शुरू है की गई है उसका नाम है MV इम्प्रेस। MV इम्प्रेस इस जहाज़ का नाम है और इसको चेन्नई से हरी झंडी दिखाई गई। किस देश के लिए पूछा जा सकता है? तो ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच चला। तो भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज प्रारंभ हुआ वो किन 2 स्थानों के बीच? आप कह सकते हैं भारत, चेन्नई जो कि भारत में है, यहाँ से श्रीलंका के बीच इसको चलाया गया, ठीक है। यह जहाज़ कहाँ जाएगा? तो श्रीलंका के 3 बंदरगाह हैं जहाँ पे ये जाएगा। पहला है हम्बनटोटा, याद रखा है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा के बाद दूसरा जो बंदरगाह है जिसका नाम है त्रिंकोमाली, और तीसरा जो पोर्ट है इसका नाम है कांके संथुराई, ठीक है, कांकेन संथुराई यहाँ तक जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? MV इम्प्रेस। इसको आप कह सकते हो कि इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया किसने? तत्कालीन डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कुछ अन्य फैक्ट की। बात हो रही है ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD। याद रखिएगा, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD जो है कहाँ प्रारंभ की गई?
तो आपको बताना है कि भारत की पहली ओपीडी जो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित है, इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रारंभ किया गया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है भारत के 54वें टाइगर रिजर्व की। भारत के 54वें टाइगर रिजर्व की, याद रखिएगा, भारत के 54वें टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तो भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बना है, इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य ये भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जितने फैक्ट है ना, नोट्स बनाने का एक तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो भैया, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो आप अंतिम दिनों में रिवाइज नहीं कर पाओगे और उससे फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी होंगी और समस्याएं बनेंगी तो इतनी आसानी से समस्याओं का हल भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, अगला बात हो रहा है राजस्थान के टाइगर रिजर्व की। राजस्थान में आप जानते हैं इसको 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया है, 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। तो यही बात हो रही है कि 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो राजस्थान का जो 5वां टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है धौलपुर करौली, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अभी तक राजस्थान में कौन से बाघ अभ्यारण्य थे? तो जैसे सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ठीक है, और रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य हो गया, ये सब पुराने हैं राजस्थान के। तो आपको बताना है, 3 तो मैंने बता दिया, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, धौलपुर करौली के अतिरिक्त 4 अन्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। आज का जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन उससे पहले एक आपको और होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसका भी आपको बताना है। होमवर्क है, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय, कहाँ पर, नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय अपने निर्माण के बाद, अपने निर्माण के बाद सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, आपको बताना है। 4 विकल्प मैं दे दे रहा हूँ। पहला न्यूयॉर्क, दूसरा पेरिस, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मॉस्को। कहाँ पर निर्मित किया जा रहा संग्रहालय, अपना निर्माण जब पूरा हो जाएगा इसका, तो ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली या मॉस्को, ये बताना है। इसके बारे में जितनी बेसिक जानकारी आपको पता होगी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।